नमस्कार मित्रों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आदिकाल का जो रासो साहित्य है, आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। पर इसके पहले जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई, इसमें ये कैसे हुआ, आदिकाल में जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे उनके परिचय, पहले तो हम उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आदिकाल में जो रचित साहित्य में जो रासो ग्रंथ है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आदिकालीन में जो रासो साहित्य है वह आदिकाल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस काल में जो कवियों ने जिस प्रकार रास काव्य की रचना की है वह वीर रस से भिन्न है। और अतः हम यह कह सकते हैं कि उन्हीं रासो ग्रंथ का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है और जिनकी रचना चारण कवियों ने की है। चारण कवि यानी वे लोग जो रासो ग्रंथ को लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चारण कवि। अब दोस्तों आ जाता है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की, तो फ्रेंड्स, रासो शब्द की व्युत्पत्ति में जो विभिन्न विद्वान थे उसमें बड़ा ही मतभेद था। तो जो पहले आते हैं, नाम लेते हैं, हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी विद्वान हमारे आगे गार्सा द तासी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से माना है। तो गार्सा द तासी जी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से माना है। फिर आगे आ जाते हैं। आगे आने से पहले जो गार्सा द तासी जी थे, उन्होंने जो ये रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। तो यह जो मत है वह वीर काव्यों में जो रासो यज्ञों का उल्लेख है, अतः जो रासो शब्द रासो से निश्रित हुआ है, जो रासो शब्द राजसूय शब्द से उत्पन्न हुआ है, यह तर्क संगत नहीं माना जाता है। क्या यह तर्क संगत नहीं माना जाता है? क्योंकि सभी चारण काव्यों में जो राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी भी रासो यज्ञ में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो रासो नाम से अभी तो की गई है, पर उनकी विषय वस्तु वीरता परक न होकर प्रेम परक है। कुछ अन्य विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा के रस शब्द से जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों ने राजस्थानी भाषा के रास शब्द से जो रासो शब्द है उसे जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा युद्ध। परंतु यह मत भी कल्पना का आधिक ले चुकी है, क्योंकि जो इस रासो ग्रंथ में जो युद्ध का नितांत अभाव है, मतलब इस रासो ग्रंथ में युद्ध की कमी है। इसलिए जो राजस्थानी भाषा राज शब्द से जो विद्वानों ने जोड़ने का प्रयास किया है वह तर्क संगत नहीं है। फिर आगे हमारे आ जाते हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी आ जाते हैं। और इन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो इन्होंने राजस्थानी भाषा से मानी है रासिक शब्द से, जिसका अर्थ है कथा काव्य। तो अब इनके अनुसार जो रासिक से रासो का विकास निम्न क्रम में हुआ है। जैसे रासिक, इसका क्रम है रासिक, फिर रासो, फिर आ गया हमारा रासो। और चारण काव्यों के संदर्भ में यह तर्क उचित जान पड़ता है, किंतु अभ्रंश भाषा में ऐसे अनेक काव्य ग्रंथ पहले ही उपलब्ध हो चुके हैं जिनका नाम रासक या रास ग्रंथ है। यानी अभ्रंश भाषा में काव्य ग्रंथ ये सब पहले आ गए, मतलब पहले मिल चुके थे, इसलिए इसका जो नाम है रास ग्रंथ या रासक ग्रंथ है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। और जो उन्होंने बीसल देव रासो की एक पंक्ति में अपने मत के समर्थन को उद्धृत की है, जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख हुआ है। तो यह जो श्लोक है, जो पंक्ति है, वह ऐसे है: 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नहला रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। जो रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में आगे आ जाते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब यह क्या करते हैं? जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह रासक
शब्द से मानी है, वह रासक शब्द से मानी है। और इनका जो मत है वह सर्वाधिक समीचीन है, अनेक विद्वानों के द्वारा माना गया है। उनके अनुसार जो रासक है एक छंद भी है और काव्य भेद भी है। यह क्या है? यह छंद भी है और यह काव्य भेद भी है। अब हम देखते हैं कि जो आदिकाल में रचित वीर गाथा में जो चारण कवियों ने रासक शब्द का जो प्रयोग किया है चरित्र काव्यों के लिए किया है, जो आदिकाल में वीर गाथाओं ने जो रासक शब्द का प्रयोग किया है वह चरित्र काव्यों के लिए किया है। साथ यह भी उल्लेख किया है कि जो अभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते हैं। जो रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता है जिसमें रासक छंद की प्रधानता रहती है। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता है जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती है। अब आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में जो रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, परंतु कालांतर में वीर रस युक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। जो रासो शब्द से जो रासों की उत्पत्ति हुई है वह निम्न क्रम से हुई है। आइए हम इसे देखते हैं। तो जो रासक है इसका जो क्रम है वह है रासक, रास, रासा, रासो। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया है। इन्होंने क्या किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत का समर्थन किया है और अब यह मत प्रायः मान्य है। इसी मत को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत को हम अभी तक स्वीकार करते हैं। अब जो रासो काव्य परंपरा है उन्हें देखते हैं तो जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का जो नाम है वह आता है और इन्होंने हिंदी रासो काव्य परंपरा को 2 भागों में विभक्त किया है। हिंदी रास काव्य परंपरा को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जो आ गया वह है धार्मिक रास काव्य परंपरा धार्मिक रास काव्य परंपरा। सेकंड आ गया हमारा ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा। अब जो धार्मिक रास काव्य परंपरा है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जो धार्मिक रास काव्य परंपरा है इसे उस काव्य परंपरा के अंतर्गत लिया जाता है, उन ग्रंथों के अंदर लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया हो। जो धार्मिक रास काव्य परंपरा है उसे कहते हैं जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें जैन कवियों से संबंधित व्यक्ति को चरित्र नायक बनाया जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मुनि सलीभद्र द्वारा भरतेश्वरी बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य निर्धारित किया है। जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं उन्होंने भरतेश्वरी बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है। और इसी परंपरा की कुछ अन्य रचना है, उन्हें हम आइए विवरण से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रचनाएं हुई, जो धार्मिक रास काव्य परंपरा में जो रचनाएं हुई वह इस प्रकार है। पहले मैं रचनाएं लिख देती हूँ। बुद्धि रास हो गया हमारा, चंदन बाला रास, जीव दया रास, स्थूली भ्रद सॉरी रास, रेवत गिरी रास। फिर हमारा आ जाता है नेमी नाथ रास। नेमिनाथ जी के बाद आता है हमारा कच्छुली रास। फिर आ जाता है हमारा जिन पदम सूरी रास। नेक्स्ट है हमारा
पंच पांडव, पांडव चरित्र रास। इसके बाद हमारा अंतिम आ जाता है गौतम स्वामी रास। अब जो है बुद्धि रास, पहला जो हमारा बुद्धि रास, इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा, तो जो बुद्धि रास हैं उनके जो ग्रंथकार हैं वह हैं मुनि शली भद्र जी। चंदन बाला रास के हो गए हमारे कवि आगसू जी, और जीवदया रास के भी यही हैं कवि आगसू जी। फिर जीनी धर्म सूरी, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? स्थूलीभद्र रास की। विजय सेन हमारे आ गए, विजय सेन सूरी जी आ गए, इन्होंने रेवंत गिरी रास की रचना की। सुमति गुनी आ गए, इन्होंने नेमिनाथ रास की रचना की। प्रज्ञा तिलक जी आ जाते हैं, प्रज्ञा तिलक, उन्होंने कच्छुली की रचना की। सार मूर्ति जी आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे शली भद्र सूरी जी, इनकी एक और रचना यहाँ ध्यान दीजिएगा, बुद्धि रास। मुनि शलीभद्र की एक और है भरतेश्वरी बाहुबली रास, जिसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसे हिंदी का प्रथम रासिक काव्य निर्धारित किया है। फिर आगे हमारे गौतम स्वामी रास, इसके जो रचनाकार है, इसके जो ग्रंथकार है वह उदयवंत जी हैं, जिनके उदयवंत जी हैं। और इन सभी कृतियों में कृतिकारों का जो उद्देश्य है वह क्या है? धर्म तत्व का निरूपण करना। क्या है? धर्म तत्व का निरूपण करना, धर्म तत्व का निरूपण करना। अब इसके जो कथानक का स्रोत जैन पुराण है, तथा इसमें जो प्रबंध शैली का जो निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है, और छंदों की जो विविधता इन रासों काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। अब जो है ऐतिहासिक रास से काव्य परंपरा पे चलते हैं, ऐतिहासिक रास से काव्य परंपरा पे चलते हैं, और हमने अभी पढ़ा धार्मिक रास से काव्य परंपरा के बारे में। तो ऐतिहासिक रास से काव्य परंपरा के अंदर वे ग्रंथ हैं जिन्हें वास्तव रूप से आदिकाल हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है, यानी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत वह ग्रंथ आएंगे, ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंदर वह ग्रंथ आएंगे जिसे वास्तविक रूप से आदिकाल हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। जो चारण कवि हैं और उनके द्वारा जो रचित वीर गाथा काव्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब जो हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथों की सूची है वह देखते हैं। तो हिंदी काव्य परंपरा के अंतर्गत जो आने वाली पुस्तकें हैं, जो आने वाले ग्रंथ हैं तो वह बीसल देव रासो आ गया हमारा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आ गया हमारा, बुद्धि रासो आ गया, विजयपाल रासो आ गया, हमीर रासो आ गया, और खुमान रासो आ गया। अब इसके जो रचनाकार हैं वह मैं बता रही हूँ। तो जो बीसल देव रासो के जो रचनाकार है वह है नरपति नाला। पृथ्वीराज रासो के हो गए चंदवर दाई, परमाल रासो के हो गए हमारे जगनिक जी, तथा बुद्धि रासो के हो गए जलहड़ जी, विजयपाल के हो गए हमारे नल्ला सिंह, हमीर के हो गए हमारे शारंगधर जी, और खुमान रासो के हो गए हमारे दलपति विजय जी। अब जो ऐतिहासिक रास से काव्य परंपरा के जो कवि हैं प्रायः राजश्रित थे। उनका जो उद्देश्य अपने आश्रयदाता के शौर्य प्रदर्शन एवं ऐश्वर्य की अतिशयोक्ति प्रशंसा करना। यद्यपि ये जो ग्रंथ हैं इनमें जो ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, इसमें क्या है, ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु जो ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान देना, जो ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख है परंतु जो ऐतिहासिक तथ्य का जो अभाव है वह कल्पना मात्र है। यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो वो काल था, उस काल में जो रचनाकार थे, जो ग्रंथकार, जो चारण कवि थे हमारे, वह राजाओं के अंडर में रहते थे और राजाओं के लिए वह काव्य रचनाएं करते थे। और राजाओं के जो अंडर में रह के जो काव्य रचनाएं करते थे तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, जिसमें कल्पना अधिक है और तथ्य कम है। और इस प्रकार
इस प्रकार जो ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख तो उन्होंने अच्छे से किया है, परंतु जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसकी कमी आ गई है इसमें। और इन रचनाओं में जो पात्रों का जो चित्रण किया गया है, उन्हें क्रियाकलापों का जो वर्णन किया गया है, उसमें हम सामंती जीवन की पूरी झलक मिलती है। अब आ जाते हैं जो बीसलदेव रासो है। बीसलदेव रासो है हमारा। बीसलदेव रासो के जो रचयिता है, वह नरपति नाला है। इन्होंने जो इस ग्रंथ की रचना 1212 विक्रमी में की, 1212 विक्रमी में की। और इस ग्रंथ के जो चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। विग्रहराज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु जो अन्य रासो काव्य की जो भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक कमी है, ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं, और जो प्रमाणित करती है कि जो इस ग्रंथ में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है, तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। अब जो ये बीसलदेव रासो जो है आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। ये जो बीसलदेव रासो है यह आदिकाल की एक श्रेष्ठ कवि कृति है, जिसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है, और इस पुस्तक में, इस रचना में है क्या कि इस खंड को 4 खंडों में बांटा है। जो प्रथम खंड है इसमें अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में हम देखते हैं कि जो रानी की व्यंग से रुष्ट राजा उड़ीसा चले जाने की कथा है। जो द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। 12 वर्ष तक जो बीसलदेव जी, अब जो है फ्रेंड्स तृतीय में क्या है कि जो 12 वर्ष तक जो बीसलदेव उड़ीसा में रहता है और विरह में जो रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है, और रानी का जो विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित होता है, और जो चतुर्थ खंड में उनका पुनर्मिलन का वृत्तांत है। फिर जो ये बीसलदेव रासो है यह 125 छंदों की प्रेम परक रचना है, जिसमें संदेश रासक की भांति विरह प्रधानता भी है। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, जिसकी रचना जो पृथ्वीराज चौहान ने किया है, पृथ्वीराज चौहान के जो अभिनव मित्र एवं दरबारी कवि चंद बरदाई जी हैं, इनके द्वारा की गई है। और ये जो रासो की प्रामाणिकता के विषय में जो पर्याप्त विवाद रहा है, विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक स्वीकार करता है, और दूसरा जो वर्ग है विद्वान में प्रमुख हमारे जो मैंने अभी जैसे बताया कि जो ये पृथ्वीराज रासो को जो कवि अप्रामाणिक मानते हैं, जो विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, उनमें आगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आगे, कवि राजा श्यामलाल दास जी आगे, डॉक्टर बुलर जी आगे, मुंशी देवी प्रसाद जी आगे, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी आगे। दूसरे वर्ग में जो पृथ्वीराज रासो है इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं, वो विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनी विजय जी इस वर्ग के विद्वान हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अब पृथ्वीराज रासो के बाद जो परमाल रासो आ जाता है, इनके जो रचयिता कवि हैं वह जगनीक जी हैं, और जिसे जो चंदेल वंशीय राजा का दरबारी कवि माना जाता है। और आला और उदय नामक 2 क्षितिज सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासो के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो आला खंड के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश से इसे आलह खंड के नाम से जाना जाता है, तथा अपनी गेयता के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में समादृत है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह यह मत देते हैं कि जो जगनीक के जो काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर जो प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के जो गांव में सुनाई पड़ते हैं, जो हिंदी गांव में सुनाई पड़ते हैं, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ऐसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ही स्वीकार करते हुए अपना मत निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि जगनीक के मूल काव्य का क्या रूप था यह कहना कठिन हो गया। अनुमानतः इस संग्रह का जो वीरतापूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए जो चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रासो की रचना को, परमार रासो को, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत हद तक विद्वान सहमत भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है
यहाँ कंप्लीट होता है। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा वह पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उन पे हम चर्चा करेंगे कि किस विद्वान ने इसे प्रामाणिक माना है, किस विद्वान ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है, किस विद्वान ने इसे पूरी तरीके से अप्रामाणिक माना है। तो मित्रों तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियोज़ को अच्छे से देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से ज़्यादा लाभान्वित हों। तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है एंड नमस्कार। एंड मेरा चैनल आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे जुड़ी जो नई अपडेट्स हैं आपको प्राप्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।